so much, Anas. Thank you so much, Anas, for the insights. I would like to introduce Mr. Hasnain Ali. He is a passionate robotics and AI engineer with a master's degree from NUST University, Islamabad. He has 4 years of experience beginning his career developing robots, computer vision, and NLP. I would like to welcome Mr. Hasnain. Thank you. Okay. Assalamu alaikum and hello everyone. The topic for my presentation is about agentic AI. Is my voice audible? Okay. The topic for my presentation is about agentic AI and introduction to planning, PUAI, and Microsoft Copilot. So before starting my presentation and formally introducing you to the topic of agents, let me introduce you to the video, and you can watch this video so you can get familiar with the concept of agents. Welcome to the future with ChatDev. Picture a bustling virtual office powered entirely by AI agents, each mirroring roles in a real software team. These agents are split into departments: designing, coding, testing, and documenting, forming a well-oiled machine of digital creation. Steering the helm, you have CEOs and CTOs, ensuring smooth operations and sound decisions. Hand them any digital project and witness these agents collaborate, troubleshoot, and refine until they achieve excellence. They communicate, iterate, and solve challenges in sync. ChatDev's sophistication feels surreal, simulating a true team dynamic. At the finish line, a launch button reveals your polished, ready-to-use product. Dive in and experience the next-gen AI workspace with ChatDev. Okay, so जो लोग अभी फिलहाल कंप्यूटर साइंस में जाने का सोच रहे हैं उनके लिए खतरा है, ठीक है, तो वो रीथिंक करें अपने इस आइडिया के बारे में। अच्छा, हम बात करते हैं यहाँ पर एजेंट्स की। व्हाट आर एजेंट्स इन एआई? अगर हम बात करें एजेंटिक की और एजेंट्स की बात करें अगर हम एआई टर्म्स में ब्रॉडली स्पीकिंग, तो एजेंट्स ऐसी एंटिटीज हैं जिसके अंदर हमारे पास एक इनपुट परसेप्शन है, जिसमें आपके पास कोई भी इनपुट हो सकता है। इट कैन बी आइदर इन टेक्स्ट, आइदर इन वीडियो, ऑडियो और एनीथिंग। उसके बाद एलएलएम है जो उसका ब्रेन है, ठीक है। अब ब्रेन के साथ एक ऐसी पावर है जिससे वो प्लानिंग करता है अपने उस टास्क के बारे में जो उसको डेलीगेट किया गया है, जो उसको असाइन किया गया है, उसके बारे में वो प्लान करता है और प्लानिंग के बाद फिर वो एक्शन प्लेस करता है, एक्शन लेता है। अच्छा, अगर ब्रॉडर टर्म्स में बात की जाए तो एजेंट कैन बी आइदर अ रोबोट। रोबोट की मिसाल सबसे ज्यादा अच्छी है समझाने के लिहाज से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मार्स के ऊपर रोवर की, सो इट इज एन एआई एजेंट, ठीक है, जो अपने डिसीजंस को इनपुट मिल रहा है सेंसर्स के थ्रू, उसके पास एक ब्रेन है, उसके पास जो है वो प्लानिंग अपनी पाथ प्लानिंग एल्गोरिथम्स मौजूद है और इसके बाद फिर वो एक्ट करता है किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर या टास्क के ऊपर। सो अगर हम बात करें एआई एजेंट्स की इन टर्म्स ऑफ एलएलएम, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर अगर हम एग्जांपल कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल मौजूद है, ठीक है, और उस मोबाइल के ऊपर हम अज्यूम करते हैं, अजम्पशन लेते हैं कि ऐसा चैटबॉट मौजूद है जस्ट लाइक आपके पास सीरी होता है, लेकिन वो एक एजेंटिक एआई है और आइडियल एआई एजेंट है। तो फॉर एग्जांपल आपने उसको कहा कि बुक अ रेस्टोरेंट फॉर मी, तो वो रेस्टोरेंट को आपके लिए बुक करेगा। अब कैसे बुक करेगा, तो उसके लिए उसके पास एक प्लान होना चाहिए। सबसे पहले फॉर एग्जांपल वो जाएगा आपके पास और आपकी अवेलेबिलिटी चेक करेगा कैलेंडर के अंदर। अगर आपकी अवेलेबिलिटी मौजूद है तो उस दिन देखेगा कि कौन कौन से रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको जो रिक्वायर्ड मील पसंद है क्या उस रेस्टोरेंट में वो भी अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो वो बुक करेगा रेस्टोरेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन फेज है, लेकिन ये एग्जीक्यूशन फेज ऑर्डर में होना चाहिए। अगर यहाँ से एक भी स्टेप आगे पीछे हुआ तो आपके पास गोल अचीव नहीं होगा। सो दिस इज अबाउट एजेंट, और यहाँ पर हम किस तरह से उसको अचीव करते हैं वो अभी हम देखेंगे। अच्छा, करंट एलएलएम्स जो है हमारे पास वो इतने अच्छे एजेंटिक नहीं है, वो प्लानिंग के ऊपर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते।
तो उनके साथ हमारे पास कुछ एक्सटर्नल टूल्स हैं, प्लानर्स हैं, और उसके साथ हमारे पास एक्शन के लिए फ्रेमवर्क्स मौजूद है जो इस काम को LLM की कैपेसिटी को या एबिलिटीज को इनहेंस करते हैं और उसको एजेंटिक बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो तरह के वर्कफ्लोस मौजूद है। एक हमारे पास है नॉन एजेंटिक वर्कफ्लो और एक है हमारे पास एजेंटिक वर्कफ्लो। अगर हम बात करें एक नॉन एजेंटिक वर्कफ्लो की, फॉर एग्जांपल आप ChatGPT पर जाएं और वहाँ आप जाके प्रॉम्प्ट लिखें कि मुझे जो है वो एक आर्टिकल आप लिख के दें और उस आर्टिकल के ऊपर कोई टॉपिक आप बता दें उसको, और आप कहें कि 1 गो के अंदर एक आर्टिकल आपको लिख के दे दे, वो आपको लिख कर दे देगा। ठीक है। सो दिस इज जीरो शॉट नॉन एजेंटिक वर्कफ्लो। लेकिन अगर यही काम एक एजेंटिक वर्कफ्लो करता तो कैसे करता? वो एक पूरी आउटलाइन बनाता, प्लान बनाता, फिर वो आपसे सवाल पूछता है, ये ह्यूमन इंटरवेंशन, ये इसको हम कहते हैं ह्यूमन इन द लूप, सही है। तो यहाँ पर वो आपसे सवाल पूछता है, डिड यू नीड एनी वेब सर्च फॉर दिस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आपको वेब सर्च चाहिए तो वो उसके पास वेब का भी एक्सेस मौजूद है और वो वहाँ से जाके भी इस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करेगा। फिर उसके बाद वो फर्स्ट ड्राफ्ट आपको तैयार करके देगा। फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद वो आपसे पूछेगा कि इज दिस ओके, आर यू सेटिस्फाई और यू नीड एनी फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो अगर आपको कोई फर्दर रिविजन और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप दोबारा कहेंगे, तो वो दोबारा उस पर रीथिंक करेगा, रिसर्च करेगा, अपने ड्राफ्ट को रिवाइज करेगा और बेहतर करेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें इन दो पिक्चर्स के अंदर, तो ये आपके पास है रिवाइज और थिंकिंग रिसर्च प्रोसेस है, जो एक आइटरेटिव प्रोसेस है जो चलता रहता है। ठीक है। जबकि यहाँ पर आपके पास एक जीरो शॉट 1 गो के अंदर आपके पास आउटपुट आएगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की वर्किंग की और एजेंटिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, तो एजेंट हमारे पास फॉर एग्जांपल LLM मौजूद है, तो उनके साथ 4 टूल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। उसके बगैर ये एजेंट जो है वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके पास टूल्स होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आर्टिकल के लिए वेब सर्च चाहिए, तो उसके पास वेब सर्च API का एक्सेस होना चाहिए, गूगल सर्च का एक्सेस होना चाहिए, विकिपीडिया सर्च का एक्सेस होना चाहिए। अगर उसको कोई बुकिंग करनी है कैलेंडर्स पे तो कैलेंडर्स का एक्सेस होना चाहिए, ईमेल का एक्सेस होना चाहिए, इन टूल्स का एक्सेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ChatGPT पे जाके अभी लिखें कि आप उसको कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम दें और GPT 3.5 आप ट्राई करें, उसको कोई छोटा सा मैथमेटिकल प्रॉब्लम दें, इट विल फेल। ठीक है। तो उसके पास जब आपके पास कोड इंटरप्रेटर मौजूद होगा तो आप जो प्रॉब्लम देंगे उसको वो कोड करके दोबारा आंसर निकालेगा, पाइथन का इंटरप्रेटर मौजूद होगा उसके पास, तो वो जो आंसर होगा वो बहुत ज्यादा परफेक्ट होगा। ठीक है। तो उसके पास एक प्लानिंग होगा, प्लानिंग आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्लानिंग आपके पास होगी, रिफ्लेक्शन होगा, सेल्फ क्रिटिक होगा, इस पे भी हम आते हैं। और जब ये तमाम चीजें मिलेगी तो फिर वो एक्शन परफॉर्म करेगा, इससे पहले वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर हमारे पास एक मॉडल है GPT 3.5 और एक है GPT 4 ओमनी मॉडल, अगर GPT 3.5 के साथ हम एजेंट्स को अटैच कर दें, यानी इसको टूल्स का एक्सेस दे दें, प्लानिंग का एक्सेस दे दें, एक्शन का एक्सेस दे दें, मेमोरी का एक्सेस दे दें, तो वो बेटर परफॉर्म करेगा GPT 4 ओमनी मॉडल से। ठीक है। जिसको हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ एजेंट्स, और ये एल्गोरिथम है मिक्सचर ऑफ एजेंट्स का, जो हमारे पास मिस्ट्रल की तरफ से आता है, मिस्ट्रल कंपनी की तरफ से। तो मिक्सचर ऑफ एजेंट्स का कॉन्सेप्ट ही है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो कोई ऐसे मॉडल है जो हल्के मॉडल है थोड़े से, उनकी कैपेसिटी को यूज करते हुए, उनकी एजेंटिक एबिलिटी को यूज करते हुए आप एक बड़े मॉडल को बीट कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द वर्किंग ऑफ एजेंटिक LLMs। अच्छा, जब हम बात करते हैं एजेंटिक रीजनिंग डिजाइन पैटर्न्स की, तो हमारे पास 4 रीजनिंग पैटर्न्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट वन इज द रिफ्लेक्शन, देन देयर इज टूल यूज, प्लानिंग एंड मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन। इन सब की एग्जांपल्स अभी हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जाते हैं और आपके पास एक एजेंटिक AI मौजूद है, आप उसको एक टास्क देते हैं कि कोडिंग करनी है, आपने उसको परफॉर्म करने का कहा कि एक फंक्शन बना के दो जो ये टास्क परफॉर्म करे फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब आप GPT 4 पे जाके लिखें और विदाउट एजेंट लिखे तो आपको ऐसे ही एक रैंडम फंक्शन बना के दे देगा। आप जाके उसको टेस्ट करेंगे तो बाद औकात वो पास हो जाएगा, बाद औकात वो फेल हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपके पास एक रिफ्लेक्शन मैकेनिज्म मौजूद है यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, 2 तरह के एजेंट्स पैरेलल में काम करेंगे। फर्स्ट वन इज द कोडर एजेंट और सेकंड वन इज द क्रिटिक एजेंट। कोडर एजेंट का काम होगा कि वो कोड करेगा, क्रिटिक एजेंट का काम होगा कि वो डीबग करेगा, और डीबग करने के बाद वो कोडर एजेंट को बताएगा कि ये इम्प्रूवमेंट्स करनी है आपको। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये कह रहा है कि लाइन 5 के ऊपर एक बग है,
तो उसको रिमूव कर दो तो वो फिक्स करेगा, देन उसको चला के देखेगा और ये इटरेटिवली चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो टेस्ट का कहता है तो वो टेस्ट फेल हो रहा है तो उसको चेंज करेगा और उसके बाद चलाने की कोशिश करेगा। सो दिस इज रिफ्लेक्शन। इसके अंदर क्या है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई काम LLM को अचीव करना है, जैसे कि हमारे पास बुकिंग वाली एग्जांपल थी, तो उसके पास इन टूल्स का भी एक्सेस होना चाहिए। तो टूल्स हमारे पास मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एनालिसिस करवानी है तो देयर कैन बी कोड एग्जीक्यूशन, वोल्फ्रेम अल्फा। अगर हमें रिसर्च करवानी है तो हमारे पास गूगल स्कॉलर्स है, और इसके अलावा सर्च इंजन है, गूगल सर्च है, वेब ब्राउजर है, तो उनका एक्सेस होना चाहिए। उनकी APIs का एक्सेस LLM मॉडल्स को होना चाहिए। देन वी हैव प्रोडक्टिविटी, जैसे कि ईमेल्स को अगर हमें ट्रैक करना है, कैलेंडर को एक्सेस करना है, तो हमारे पास कैलेंडर्स और Gmails और आउटलुक इन सब की APIs मौजूद होनी चाहिए। और अगर हमें कोई इमेज जनरेशन रिलेटेड काम करवाना है तो डेली जैसी APIs, इमेज कैप्शनिंग जैसी APIs हमें देनी होती है। ये टूल्स जो है वो यूज कर सके आपका एजेंट। अच्छा, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, और अगर ये स्टेप सही परफॉर्म नहीं होता तो आपका पूरा जो एजेंट का गोल है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, और इसी पे ज्यादा फोकस भी होगा, ज्यादा एम्फेसिस भी होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम हमारे पास ChatGPT को हम देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक इमेज है, ठीक है, और ये इमेज हमारे पास एक बच्चे का इमेज है। हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि इस बच्चे का जो पोज है उसी पोज के अंदर एक गर्ल का पोज, हमें एक गर्ल की पिक्चर जनरेट कर दे, और वो उस गर्ल की जो पिक्चर है वो किस तरह की होगी कि वो एक बेड पर बैठकर बुक रीड कर रही है, ठीक है। तो आप अगर ये ChatGPT को देंगे इट विल ऑब्वियसली फेल, ठीक है। तो ये इसको हल करने का तरीकाकार क्या है कि आपके पास बहुत अच्छे प्लानिंग और टूल्स मौजूद होने चाहिए। प्लानिंग क्या होगी? अच्छा, दिस एग्जांपल इज टेकिंग फ्रॉम हगिंग GPT पेपर, ठीक है, सॉल्विंग AI टास्क विद ChatGPT। तो मैं उसी के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, सही। तो मैं आपको उसी के रेफरेंस से आपको और चीजें बताता हूँ। अच्छा, अब ये बच्चा है और आपको यहाँ से ये इमेज जनरेट करवानी है और फिर से टेक्स्ट भी जनरेट करवाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हगिंग फेस के ऊपर जो ये पेपर है उसका असल एब्स्ट्रैक्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि ChatGPT को यूज करते हुए और हगिंग फेस के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स है जिस पे इतने सारे मॉडल्स मौजूद है मशीन लर्निंग के, तो एजेंट डिसाइड करेगा कि प्रॉब्लम के हिसाब से कौन से मॉडल्स इसको यूज करने हैं, और यही चीज इन्होंने इस पेपर के अंदर बताई है, ठीक है। अब ये जो एक किड की इमेज है, सबसे पहले क्या हुआ, पोस्ट डिटर्मिनेशन आपको करनी है। तो पोस्ट डिटर्मिनेशन के लिए ओपन पोस्ट मॉडल इस्तेमाल किया है, ये एजेंट इस्तेमाल खुद कर रहे हैं, एजेंट डिसाइड भी खुद कर रहे हैं। तो प्लानिंग फेज आप देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। जब यहाँ से पोज एक्सट्रैक्ट किया तो पोज एक्सट्रैक्ट करने के बाद पोज टू इमेज जनरेशन हुई है जो हुई है गूगल विजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल से, और इसके बाद फिर ये जो है इमेज टू टेक्स्ट में किया है विजन ट्रांसफॉर्मर और GPT-2 मॉडल से, ठीक है। तो ये प्लानिंग जब तक आपकी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगी एजेंट आपका अचीव नहीं कर सकता अपने डेस्टिनेशन को या फिर गोल को। अच्छा, ये एक और रिसर्च पेपर है, अंडरस्टैंडिंग द प्लानिंग ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एजेंट्स अ सर्वे। तो ये पेपर है और इस पेपर के अंदर बेसिकली उन स्टेप्स को और उन अप्रोचेस को देखा गया है जिसके थ्रू प्लानिंग की जा सकती है LLM एजेंट्स की। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि 5 तरह की अप्रोचेस है जिसको उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहला प्लानिंग स्टेप ये है कि आपके पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, कॉम्प्लेक्स टास्क हो, तो सबसे पहले एजेंट क्या करेगा, उस कॉम्प्लेक्स टास्क को ब्रेक डाउन करेगा स्मॉलर सब टास्क में। तो दिस इज कॉल्ड द टास्क डिकम्पोजिशन। देन द सेकंड स्टेप इज कि आपके पास अगर मल्टीपल प्लान्स हैं, जब आप ChatGPT के पास जाते हैं तो ChatGPT आपको ऑप्टिमल आंसर नहीं देता, बल्कि उसके हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ आंसर को इसमें से कोई एक उठा के आपको दे देगा, ठीक है। सो इट इज नॉट सर्चिंग फॉर द ऑप्टिमल वन। तो यहाँ पर हमारे पास जो है प्लान सिलेक्शन के अंदर क्या है कि मल्टीपल प्लान्स जनरेट हो रहे हैं और उन प्लान्स में से सर्च एल्गोरिथम्स के थ्रू ऑप्टिमल प्लान निकाला जा रहा है। देन देयर आर एक्सटर्नल मॉड्यूल असिस्टेंट्स जो आपकी प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हो सकते हैं। देन देयर इज रिफ्लेक्शन इन मेमोरी जिसको हमने पहले डिस्कस किया, जिसके अंदर क्रिटिक है, फीडबैक है, उसके बाद वो आइटरेटिव लूप है। अच्छा, प्लानिंग टास्क फॉर्मुलेशन किस तरह से होती है एजेंट की, इसके अंदर फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप इस मैथमेटिकल उसको देखें, ठीक है, हमारे पास एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट किस तरह आता है, गोल क्या है, थीटा जो है वो आपके पैरामीटर्स हैं जो आपके मॉडल के पैरामीटर्स हैं, और पी आपका प्रॉम्प्ट है।
तो ये जब तमाम चीजें इसको मिलेगी एजेंट को, तब जाके वो प्लान करेगा और प्लानिंग के एक्शंस परफॉर्म करेगा फ्रॉम A0 to A T, और A0 to A T के स्टेप्स ऑफ सीरीज ऑफ एक्शंस है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम A0 till AT at time T। अच्छा, की कैटेगरीज ऑफ LLM एजेंट प्लानिंग क्या है? ये टास्क को पहले डिकम्पोज किया जाएगा और छोटे छोटे टास्क के अंदर इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। इसके लिए हमारे पास जो मेथड्स है वो चेन ऑफ थॉट्स है, रिएक्ट है, हगिंग GPT है। अगर किसी ने लैंग चेन और लैंग ग्राफ वगैरह पे काम किया है तो ये रिएक्ट बेस्ड अप्रोच और चेन ऑफ थॉट को बहुत ज्यादा उसने देखा होगा। रिएक्ट इज बेसिकली रीजनिंग एंड एक्शन। पहले वो रीजन करे, उस प्रॉब्लम को समझे और प्रॉब्लम को समझने के बाद छोटे छोटे हिस्सों में उसको तकसीम करे, उसके बाद फिर एक्शन परफॉर्म करे। तो रिएक्ट एंड चेन ऑफ थॉट देज आर कंबाइंड और ये एक साथ यूज हो रही होती है, ठीक है। देन देयर आर सर्टेन एल्गोरिथम्स फॉर द मल्टी प्लान सिलेक्शन, और मल्टी प्लान सिलेक्शन के अंदर हमारे पास कुछ एल्गोरिथम होते हैं, ट्री बेस्ड एल्गोरिथम्स होते हैं और ये कहलाते हैं ट्री ऑफ थॉट्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ एक्सटर्नल प्लानर्स होते हैं जिनका काम ही ये होता है कि वो LLM के साथ अटैच्ड होते हैं और अटैच होने के बाद वो प्लान जनरेट करके देंगे आपके प्रॉब्लम के लिए। इसके अंदर इन्वॉल्व है मेथड्स जैसे कि LLM, DP, रिफ्लेक्शंस, देन देयर इज रिफाइनमेंट स्टेप जिसके अंदर क्रिटिक रिफ्लेक्शन वाला स्टेप जो है, और ये आइटरेटिव लूप के अंदर जो चलता है जिससे आपके रिस्पॉन्सेस बहुत ज्यादा इंप्रूव होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास मेमोरी ऑगमेंटेड प्लानिंग आती है। मेमोरी ऑगमेंटेड प्लानिंग में क्या होता है कि आपके पास जो भी इनपुट या आपके पास जो रिस्पॉन्सेस हैं वो किसी मेमोरी के अंदर सेव हो रहे होते हैं ताकि लेटर यूज के अंदर आप उसको दोबारा यूज कर सकें। तो ये आपके पास कहलाते हैं मेमोरी बैंक्स। अच्छा, मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन के ऊपर जो हमने फर्स्ट वीडियो देखी थी, अब मेरे ख्याल में वो आपके लिए ज्यादा सेंस बना रही होगी। वो एक मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन की एक वीडियो है जिसके अंदर बहुत सारे टास्क, एक गोल है, ठीक है, उस एक गोल को डिकम्पोज किया गया। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर मिसाल लेते, सॉफ्टवेयर कंपनी है कोई, तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ये टास्क आपको परफॉर्म करना है, तो उसमें आपका फ्रंट एंड भी इन्वॉल्व है, बैक एंड भी इन्वॉल्व है, AI भी इन्वॉल्व है, QA भी इन्वॉल्व है, डिप्लॉयमेंट टीम्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये अब किस तरह से होगा, ये आपके पास एजेंट्स बना दिए गए हैं और वो एजेंट ऑटोमेटिकली इसको जो है वो टास्क जो है वो परफॉर्म करेंगे और उसके बाद रिजल्ट्स लाके देंगे। तो ये डेविन की एक छोटी सी वीडियो है जो आप सबने देखी भी होगी। ये एक एग्जांपल है मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन की। Hey, I'm Scott from Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Let me show you an example of Devin in action. I'm going to ask Devin to benchmark. यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इसके बाद अपना वेब ब्राउजर है, अपना कोड एडिटर है, अपना टर्मिनल मौजूद है जहाँ पर जाके वो अपनी डीबगिंग भी करता है, समझता भी है, अपनी इंप्रूवमेंट भी करता है, प्लान भी करता है। That built a whole project using the same tools that a human software engineer would use. Devin has its own command line, its own code editor, and even its own browser. In this case, Devin decides to use the browser to pull up API documentation so that it can read up and learn how to plug into each of these APIs. Here, Devin runs into an unexpected error. Devin actually decides to add a debugging print statement. Reruns the code with the debugging print statement, and then uses the error in the logs to figure out how to fix the bug. Finally, Devin decides to build and deploy a website with full styling as the visualization. You can see the website here. All of this is possible today because of the advancements that we've made in both reasoning and long-term planning. It's a really hard problem, and we've only just started, but we're super excited about the progress that we've made so far. In the meantime, if you'd like to try out Devin on your own real-world tasks, send us a request below, and we'd be happy to forward it to Devin. ओके, अब यहाँ पर मैं जो है वो थोड़ा सा समाप्त करता हूँ अब तक की जो हमारी टॉक है। उसके अंदर हमारे पास है कि अगर हमें एजेंट्स बनाने हैं, LLM के अराउंड एक सिस्टम बनाना है, तो हमारे पास 4 तरह के कंपोनेंट जरूरी है। एक तो प्लानिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा टूल्स होने चाहिए, और तीसरा उसके पास जो है वो मेमोरी होनी चाहिए, और फिर उन चीज़ों को यूज़ करते हुए वो एक्शन परफॉर्म करेगा और उस गोल को अचीव करेगा, ठीक है। अच्छा, डिफिकल्टीज ऑफ AI एजेंट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आजकल हम सुनते हैं कि एआई में बहुत एडवांसेस हो चुकी है और एआई कैन डू एनी वर्क, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जब हम एजेंट्स की बात करते हैं तो प्लानिंग स्टेप्स इन्वॉल्व है। अगर प्लानिंग स्टेप्स जो है वो गलत आए तो जाहिर सी बात है एग्जीक्यूशन भी गलत होगी। जब एग्जीक्यूशन गलत है तो आप अपने गोल तक कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये है कि एजेंट रिक्वायर्ड अ सीरीज ऑफ एक्शन टू परफॉर्म, तो अगर एक में भी गलती हुई तो फिर वो ऑर्डर खराब हुआ तो आपके पास गोल तक नहीं पहुंच सकते। दूसरा ये कि जब हम बात करते हैं एलएलएम की तो वो हमें एक आंसर देता है आउट ऑफ 100 और थाउजेंड्स ऑफ आंसर पॉसिबल आंसर्स में। तो अभी जो हमारे एलएलएम्स है वो क्वालिटी फोकस या ऑप्टिमल आंसर फोकस नहीं है, बल्कि वो एक आंसर दे दे जो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रैंडम आंसर हो सकता है आउट ऑफ 10 और हंड्रेड्स ऑफ आंसर। दूसरा ये कि जब हम एजेंट्स की बात करते हैं तो उसमें सीरीज ऑफ एक्शंस इन्वॉल्व है। अगर एक एक्शन जो है उस सीरीज ऑफ एक्शन में जब हम एरर रेट देखेंगे तो एरर रेट बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि अगर एरर रेट हर स्टेप पे मौजूद है तो वो जब कंबाइन एरर जो आएगा, तो अगर आपका गोल यहाँ है, गोल आपका यहाँ अचीव करना था तो एजेंट आपका यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो एरर रेट एट ईच स्टेप शुड बी वेरी लो, ठीक है। तो ये अभी जो हमारी कैपेसिटी है, मॉडल की कैपेबिलिटीज है, वो इस हद तक नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगर किसी को एजेंट्स पे काम करना है और बिल्ड करनी है एजेंटिक एप्लीकेशन, तो ये QAI का फ्रेमवर्क मौजूद है जो बहुत ही आसान है, और जिसको भी कुछ प्रोग्रामिंग नॉलेज है पाइथन वगैरह पे तो वो आसानी से QAI को यूज कर सकता है। QAI के ऊपर एक हाई लेवल जो है वो आप एजेंटिक वर्कफ्लोज बना सकते हैं बेसिकली। इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे, इसके कोड वगैरह तो बहुत ही आसान है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले जब हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आप अपने उस एजेंट को दिया है टूल क्या दिया है कि वो वेब सर्च कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने एक असाइन कर दिया, दो तरह के एजेंट्स आप बना रहे हैं, एक है रिसर्चर एजेंट, एक है राइटर एजेंट। ये यहाँ पर है, जो गोल हमारा है वो है कि ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, सही है। और यहाँ पर आपने रोल डिसाइड कर दिया कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है। उसके बाद आपने गोल बता दिया कि इसका बैकग्राउंड जो है वो एजेंट का ये है, और आपने उसको टूल दे दिया कि वो टूल जो है वो परफॉर्म कर सकता है, उसको यूज कर सकता है वेब सर्च के लिए। तो पहला जो रिसर्चर एजेंट है उसका काम ये है कि वो वेब सर्च करेगा टॉपिक से रिलेटेड और वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करके ले आएगा। फिर उसके बाद एक सेकंड एजेंट है जो है राइटर एजेंट। राइटर एजेंट का काम क्या है कि वो कंटेंट को लिखेगा, और लिखने के लिए आपके पास में आपने इसका रोल डिफाइन कर दिया, उसका गोल बता दिया किस तरह से लिखेगा, और आपने टास्क को फिर टास्क 1 और टास्क 2 के अंदर डेलीगेट कर दिया रिसर्चर को और राइटर को। तो अगर यहाँ पर आप देखें, ये थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर आधा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास एजेंट दो तरह के, एक है रिसर्चर एजेंट, एक है राइटर एजेंट। रिसर्चर को हमने टास्क 1 असाइन किया, राइटर को हमने टास्क 2 असाइन किया, और जब हमने ये दो चीजें असाइन कर दी तो हमने ये प्रोसेस बना दिया है, और डायरेक्ट आप इस प्रोसेस को किक ऑफ करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इनपुट के अंदर सिर्फ आपको टॉपिक देना है, बाकी काम आपका एजेंट करेगा, ठीक है। तो आपके पास एक ब्लॉग पोस्ट अगर आपको लिखनी है, आपने दो जो है वो एजेंट्स ले लिए यहाँ पर, बना दिए एजेंट्स, और वो अपना काम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। सो दिस इज अबाउट QAI। और ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट आप सबने इस्तेमाल किया होगा, इसके अंदर आप एजेंटिक कैपेबिलिटीज आ रही है। इसकी भी वीडियोस को हम देख लेते हैं और उसके बाद हम टॉपिक को एंड करते हैं। Redefine business processes with Copilot Studio. Create copilots that act as agents, working independently for you. Simply describe what you want your copilot to do. Easily configure your copilot with the details it needs, like instructions, triggers, knowledge, and actions. Quickly test your copilot before you deploy, and seamlessly publish across multiple channels. Watch it use memory for context, reason over user input, and manage long-running tasks. Copilot can learn from feedback to improve. And you're always in control. Putting Copilot to work for you with Copilot Studio. ओके, दिस इज एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। आई होप आप सबको कुछ ना कुछ एजेंटिक फ्रेमवर्क के बारे में, एजेंटिक AI के बारे में नॉलेज मिली होगी। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस?
आपने एग्जांपल दी जिसमें आपने रिसर्चर और एनालिस्ट की टास्क लगाई है, तो हमने इसी में दोनों की टास्क लगाई है। अच्छा, यहाँ पर हाँ इसको इस तरह से देखें, जैसे कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज मौजूद है और हर एम्प्लॉय का एक पर्टिकुलर काम है, ठीक है। तो हम बिल्कुल उसी तरह से एजेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं कि ये आपके पास जो असल रोल होता है किसी भी ह्यूमन का, हम उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं एजेंट से। तो हमने एक टास्क डेलीगेट किया है एक बंदे को, दूसरा टास्क डेलीगेट किया है दूसरे बंदे को, जैसे कंपनी के अंदर होता है। तो एक का काम सिर्फ रिसर्च करना है और हमने बता दी कि उसका बैकग्राउंड इस तरह से होगा, उसका रोल ये होगा। इसी तरह से दूसरा हमने एजेंट डिफाइन कर दिया जिसका रोल जो है वो सिर्फ लिखने वाला है, वो देखेगा। इसी तरह से हम एक थर्ड एजेंट भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं जिसका काम जो होगा वो फीडबैक होगा या क्रिटिक होगा। तो ये जो पर्टिकुलर रोल्स हैं ये एक ऑर्डर के अंदर जब ये होंगे एग्जीक्यूट, तो आपके पास सिर्फ इनपुट में आपका एक टॉपिक होगा जिस पे आपको आर्टिकल लिखना है और आखिर में आपके पास एक कंप्लीट आर्टिकल इन फॉर्मेटेड फॉर्म आ जाएगा आपके पास। अच्छा, एजेंटिक एआई जो है वो बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं है, इसको हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग से अलग कर रहे हैं। हम एलएलएम जो आपके पास अभी मौजूद है उसके गिर्द हम एक सिस्टम बना रहे हैं। उसके गिर्द हम सिस्टम कैसे बना रहे हैं, हम उसको कुछ वो दे रहे हैं, एल्गोरिथम्स दे रहे हैं, जैसे कि रिएक्ट बेस्ड एल्गोरिथम्स है, रीजनिंग और एक्शन बेस्ड एल्गोरिथम है, जिससे वो प्लानिंग कर सके, ठीक है। उसके बाद हम उसको कुछ टूल्स दे रहे हैं, उन टूल्स की यूज करते हुए वो एक्शन परफॉर्म कर सकें। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं है, बल्कि हमने एलएलएम को ही यूज करते हुए उसकी गिर्द एक पूरा सिस्टम बनाया है ताकि वो एक नहीं मल्टीपल डिफरेंट टास्क को वो ऑटोमेट कर सके और परफॉर्म कर सके। जो आपने शुरू में एग्जांपल दी मल्टीपल एजेंट्स की, तो उसका मतलब सिस्टम डिजाइन किस तरीके से हुआ? क्या वो मास्टर एजेंट होगा और डिफरेंट जो एजेंट्स है वो ऐसा टूल पास होंगे उसको? अच्छा, यहाँ पर मास्टर एजेंट का कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है जैसे कंपनी के अंदर लीड होता है, ठीक है, या मैनेजर होता है। तो एक मैनेजर है, उसके पास प्रॉम्प्ट जाएगा और उसके पास जो है वो पूरी कंप्लीट पाथ प्लानिंग होगी, ठीक है, पाथ प्लानिंग की प्लानिंग होगी, ठीक है। अब वो प्लानिंग के बाद जो मुख्तलिफ एजेंट्स है, जैसे डिजाइन एजेंट्स है, जिस तरह से आपके पास जो है वो फ्रंट एंड एजेंट है, बैक एंड एजेंट्स है फॉर एग्जांपल, तो वो उस जो भी जिसका टास्क है उसको असाइन करेगा। जब वो तमाम टास्क हो जाएंगे तो वो उसी को रिपोर्ट बैक करेंगे और फिर वो देखेगा, फिर उसके ऊपर एक क्रिटिक फीडबैक चलाएगा, उसके ऊपर जो भी चीजें होंगी, जैसे हम पीआर रिव्यूज वगैरह करते हैं ऑफिस में, तो वो आपके पास एक फीडबैक लूप चलाएगा, उसके बाद वो बताएगा आपके पास, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको आप करेक्ट करें। तो वो दोबारा प्रॉब्लम को करेक्ट करेगा और ये आइटरेटिव चलता रहेगा जब तक आप किसी एक सॉल्यूशन पे ना पहुंच जाए जिससे आप सेटिस्फाई हो। जो हमारा जो मेन एजेंट होगा वो तो रिएक्टिव होगा ना, और बाकी जो एजेंट होंगे हाँ, वो टूल पास। और ऐसा भी नहीं है कि ये कंप्लीट ऑटोनॉमस होगा। अभी इसके अंदर ह्यूमन इन द लूप वाली भी है, यानी आपसे पूछा जाएगा हर स्टेप के ऊपर कि क्या यही करना है या आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। तो ह्यूमन का भी इंटरवेंशन यहाँ पर मौजूद होगा। तो ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर इज एजेंटिक, तो इसको आप थोड़ा एलिब्रेट कर सकते हैं? अच्छा, ये जो है वो 2024 के अंदर ये बात है कि ये 2024 इज द ईयर ऑफ एजेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास जो अभी GPT-5 है, ये GPT-6 की जो बात होती है, GPT-6 इज समथिंग वेरी फार, ठीक है। तो जिस तरह की GPT-5 और GPT-6 की बातें होती है उसके अंदर यही है कि रीजनिंग कैपेसिटीज बढ़ेगी, ठीक है। जब रीजनिंग और प्लानिंग इंप्रूव होगी तो आपके पास टूल्स तो मौजूद है, ठीक है, तो खुद ही चीजें और एजेंटिक की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारा जो एलएलएम है उसके जो यूज केसेस है वो बहुत लिमिटेड है और वो एक प्रोडक्शन रेडी एजेंटिक के अंदर यानी ऑटोनोमस चीज है वो अभी हम नहीं बना रहे, ठीक है, लेकिन इन द नियर फ्यूचर ये ऑब्वियसली होगी चीज है। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू।